हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आई स्टूडेंट प्लस। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पैट के अंतर्गत 2 गद्यांश पूछे जाते हैं जो कि प्रत्येक 1-1 मार्क्स के होते हैं और प्रत्येक गद्यांश में 5 प्रश्न दिए जाते हैं। इस प्रकार टोटल 10 मार्क्स मिलते हैं आपको। इसके लिए इस वीडियो सेशन के अंतर्गत हम लोग डेली 2 गद्यांश का प्रैक्टिस करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इसी क्रम में ये हमारा आज का अगला प्रैक्टिस सीरीज़ है। तो चलिए आज का वीडियो सेशन शुरू करते हैं। और ये गद्यांश नंबर पहला है। तो लेफ़्ट साइड में गद्यांश दिया है और राइट साइड में उनके 5 प्रश्न दिए हैं। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि सबसे अच्छा तरीका यही है कि गद्यांश ना पढ़ के डायरेक्टली आप प्रश्नों को पढ़ें और उनको समझें। उसके बाद इन प्रश्नों को गद्यांश में ढूंढने का प्रयास करें। यही सबसे अच्छा वे है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहले प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है, और इन सारे प्रश्नों को गद्यांश पढ़ते टाइम ध्यान में रखना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 71 क्या है, प्रस्तुत गद्यांश में किसका वर्णन किया गया है। इट मीन्स आपको गद्यांश पढ़ने के बाद एक आइडिया मिल जाएगा कि इस गद्यांश में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, किसके बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 है, कौन रुपए को अपना स्टेटस सिंबल मानता है। ये गद्यांश पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 73 क्या है, प्रस्तुत गद्यांश में भारतीय समाज में किस प्रकार परिवर्तन के बारे में चर्चा की गई है। किस प्रकार के परिवर्तन के बारे में चर्चा की गई। ओके, नेक्स्ट क्या है गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश में किस महान व्यक्ति की चर्चा नहीं की गई है। ओके, ये तो गद्यांश पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 75 क्या है, किस क्षेत्र में आधुनिक भारतीय युवाओं ने क्रांति का सूत्रपात किया है। ओके, चलिए ये थे प्रश्न। अब डायरेक्टली इन प्रश्नों को गद्यांश में पढ़कर ढूंढने का प्रयास करते हैं। चलिए फिर गद्यांश पढ़ लेते हैं। फिर इन गद्यांश को हमको फास्ट वे में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसलिए धीरे धीरे पढ़ूंगा। लेकिन इनको जितना जल्दी हो सके आपको पढ़ के और समझ लेना है और इसका आंसर दे देना है। तो गद्यांश क्या है, पिछले कुछ वर्षों में भारतीय समाज में तेज़ी से आर्थिक सामाजिक ही नहीं अपितु सांस्कृतिक परिवर्तन भी दिखाई पड़ गए हैं। ओके, इन सबके केंद्र बिंदु नई पीढ़ी के भारतीय युवा हैं। अच्छा, इस चीज़ को भारतीय युवा की बात शायद कर रहा है। ये पुरानी पीढ़ी की तुलना में अधिक आत्मनिर्भर, साहसी एवं कुशल कार्मिक ये रुपए को अपना स्टेटस सिंबल मानते हैं। कौन किसकी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन भी है रुपए को। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है, कौन रुपए को अपना स्टेटस सिंबल मानता है। तो ये है भारतीय युवा, आधुनिक भारतीय युवा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय युवा का है ऑप्शन डी। तो एक आंसर आपको मिल गया क्वेश्चन नंबर 72 का। तो देखिए आप सारे क्वेश्चंस का ज़रूर नहीं सीक्वेंस में आंसर मिले, रैंडमली किसी का भी आंसर आपको मिल जाए उसको टिक मारते चलिए आप। तो 72 का मिल गया, 71, 73, 74 और 75 का बचा है। फाइनली इसको टिक मार दीजिए। 72 का ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। अब नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं थोड़ा, शायद अगला मिल जाए आपको। ये रुपए को अपना स्टेटस सिंबल मानते हैं और अपने जीवन से संबंधित सभी निर्णय स्वयं लेने में विश्वास करते हैं। ओके, पुरानी पीढ़ी और नई युवा पीढ़ी में और भी कई अंतर हैं जो नई युवा पीढ़ी को श्रेष्ठ साबित करते हैं। यह पीढ़ी तकनीकों के प्रयोग में अत्यधिक सहज है, जबकि पुरानी पीढ़ी इस मामले में अब तक असहज महसूस करती है। नई पीढ़ी के युवा तकनीकों के उपयोग द्वारा हर प्रकार की समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, जबकि पुरानी पीढ़ी के लोग समस्याओं के समाधान के लिए पारंपरिक तरीकों पर यकीन करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। तो ये हो गया, पहला क्या था क्वेश्चन नंबर 71, पहला क्या था क्वेश्चन नंबर 71, प्रस्तुत गद्यांश में किसका वर्णन किया गया था। अगर आप देखोगे इसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया, ऑप्शन सी क्या है, नई पीढ़ी के आधुनिक भारतीय युवाओं के। इतना तो आपको आइडिया मिल गया होगा ना पढ़ के। किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, नई पीढ़ी के जो भारतीय युवा हैं उनकी बात कर रहा है। तो 71 का भी आंसर आपको मिल गया, 72 का भी आंसर आपको क्या है, आधुनिक भारतीय युवा। क्वेश्चन 72 का भी मिल गया। 73 क्या पूछ रहा है, प्रस्तुत गद्यांश में भारतीय समाज में किस प्रकार परिवर्तन के बारे में चर्चा नहीं की गई है। अच्छा, नहीं की गई, तो ये इसका आंसर आपको शुरू में ही मिल जाएगा। किसके बारे में बात नहीं की है, ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है। ऑप्शन क्या है, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन या धार्मिक परिवर्तन। तो देखिए प्रथम 3 जो है सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, शुरू में ही आपको मिल जाएंगे। शुरू में देखिए यहाँ पे आर्थिक, सामाजिक बल्कि सांस्कृतिक, ये तीनों मिल जा रहे हैं आपको शुरू में। बाकी धार्मिक की बात नहीं यहाँ पे कर रहा है। सो ऑब्वियसली इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 73 का ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन की और सांस्कृतिक परिवर्तन की बात कर रहा है, लेकिन धार्मिक परिवर्तन की बात यहाँ पे इस गद्यांश में ऐसा कोई भी जिक्र नहीं है जिससे पता चले कि धार्मिक परिवर्तन भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है। सो 73 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्या है, प्रस्तुत गद्यांश में किस महान व्यक्ति की चर्चा नहीं की गई है। अच्छा, तो देख लेते हैं डायरेक्टली, ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। डायरेक्टली कहाँ पे, लास्ट में देखिए यहाँ पे
आधुनिक भारतीय युवाओं में क्रांति का सूत्रपात किया। ओके, खेल कूद में सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल इत्यादि, और लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय। अच्छा, इन लोगों का वर्णन किया गया है। बाकी बचा कौन? सचिन तेंदुलकर का किया गया है, राहुल गांधी का भी किया गया है, प्रियंका चोपड़ा, वीरेंद्र सहवाग का नहीं किया गया यहाँ पे। देखिए राहुल गांधी का भी एंड में देखिए। राजनीति में राहुल गांधी, ज्योतिराज सिंधिया, सचिन पायलट, अगाथा संगमा, नवीन जिंदल इत्यादि, लेकिन वीरेंद्र सहवाग का यहाँ पे नहीं किया गया। ऑप्शन 74 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 75 क्या है? किस क्षेत्र में आधुनिक भारतीय युवाओं ने क्रांति का सूत्रपात किया? अच्छा, क्रांति यहीं पे कहीं था ना, क्रांति का सूत्रपात किया। यहाँ पे देखिए क्रांति का सूत्रपात किसमें किया है? स्वास्थ्य एवं औषधि के क्षेत्र में आधुनिक भारतीय युवाओं ने। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा करेक्ट? स्वास्थ्य और औषधि। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इस प्रकार हमने सभी 5 प्रश्नों का उत्तर दे दिए अच्छे से। अब चलिए नेक्स्ट गद्यांश पे चलते हैं हम लोग। अगला गद्यांश है, अगला गद्यांश देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से 80 तक। ये हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? 76 का इसमें पहले ही पूछ रहा है 76। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है? कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। ए, गुटनिरपेक्षता की शुरुआत में भारत की अहम भूमिका थी। ओके, गुटनिरपेक्षता एक प्रकार की विदेशी नीति है। गुटनिरपेक्षता पूंजीवादी ताकतों से भय का परिणाम है। गुटनिरपेक्षता के उद्देश्यों की पूर्ति में भारत की अहम भूमिका रही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन 77। प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक क्या कहना चाह रहा है? अच्छा, लेखक कहना क्या चाह रहा है? आपके ऑप्शंस क्या है? गुटनिरपेक्षता पूरे विश्व के लिए आवश्यक है। गुटनिरपेक्षता भारत की व्यवस्था है। गुटनिरपेक्षता अभी भी प्रासंगिक है। गुटनिरपेक्षता के बिना विदेशी नीति की कल्पना संभव नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 78। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की कुल जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की लगभग कितनी है? ये बतानी है। और क्या है? और क्वेश्चन 79 क्या है? प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक आपको बताना है। ओके, 80 क्या है? ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? गुटनिरपेक्ष आंदोलन किसके समानांतर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मंच है? ये सारे प्रश्नों का उत्तर आपको गद्यांश पढ़ के मिलेगा। चलिए गद्यांश को हम लोग फास्ट वे में पढ़ते हैं। गुटनिरपेक्षता उन गुटनिरपेक्ष देशों की विदेश नीति का हिस्सा है जिन देशों ने न तो पूंजीवादी शक्ति और न ही समाजवादी शक्ति का साथ दिया। ओके, इनका उद्देश्य आपस में शांति, स्वतंत्रता एवं सामूहिक सहभागिता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लेविया के मार्शल टीटो, मिस्र के कमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के सुकर्नो घाना के। अच्छा, इन लोगों ने मिलकर बनाया था। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था? ये सारे फैक्चुअल हैं, इसमें कुछ गलत नहीं दिया है। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अब डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। कौन सा असत्य है? आपको असत्य बताना है। गुटनिरपेक्षता की शुरुआत में भारत की अहम भूमिका थी। बिल्कुल सही थी। यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। गुटनिरपेक्षता एक प्रकार की विदेशी नीति है। बिल्कुल नीति है, ये भी सही है। गुटनिरपेक्षता पूंजीवादी ताकतों से भय का परिणाम है। ऐसा कुछ नहीं है, भय के वजह से नहीं बना था, उनका एक अल्टरनेटिव बना था। एक्चुअली गुटनिरपेक्ष देशों की पॉलिसी क्या थी उस टाइम पे? ऐसे देश जो ना ही पूंजीवादी शक्ति के साथ जाना चाहते थे और न ही समाजवादी शक्ति के साथ, मतलब जो ऐसे देश थे जो ना अमेरिका को फॉलो करना चाहते थे ना ही रशिया को, उन्होंने एक अलग से तीसरा अपना गुट बना लिया। मतलब गुटनिरपेक्ष, किसी भी गुट में नहीं जाना है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब 77 पे चलते हैं। प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? अगर इस पूरे गद्यांश को आप सरसरी निगाह से पढ़ोगे तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। गुटनिरपेक्षता अभी भी प्रासंगिक है। कैसे? देखिए इसमें कहीं ना कहीं लिखा होगा, यहाँ पे देखिए, वर्चस्व के कारण भी इसकी प्रासंगिकता बढ़ जाती है। प्रासंगिकता बढ़ जाती है, इसलिए इसका आंसर यही होगा, प्रासंगिकता। ऑप्शन क्या है इसका सही है? ऑप्शन सी। गुटनिरपेक्षता अभी भी प्रासंगिक है, मतलब इसकी वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 78 क्या बोल रहा है? गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की कुल जनसंख्या विश्व जनसंख्या की कितनी है? तो ये देखिए इसका यहाँ पे लिखा है, अगर इसको आप पढ़ोगे, इस समय 118 गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की कुल जनसंख्या विश्व जनसंख्या की 51% है। इसका मतलब 51% मतलब आधी से ज़्यादा। तो ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आधी, एक तिहाई, एक चौथाई, एक दो तिहाई, आधी। आंसर कौन सा? 78 का हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से क्या होगा? तो इसका शीर्षक यही होगा, गुटनिरपेक्षता। व्यक्तिगत लाभ की बात कर नहीं रहा है, भ्रष्टाचार की बात कर नहीं रहा है, सत्ता का दुरुपयोग की बात कर नहीं रहा है। ऑब्वियसली ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोल रहा है, गुट निरपेक्ष आंदोलन किसके समानांतर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मंच है। तो इसका देखिए पैसेज में इसका आंसर कहाँ पे है, किसके ये देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंच है। डायरेक्ट आपको मिल जा रहा है पैसेज में। तो आपको पैसेज फास्ट वे में और अच्छे से एक सरसरी निगाह से देखनी है, उसके पॉइंट्स ढूंढना है, किस क्वेश्चन का आंसर कहाँ पे दिया है आपको पता चल जाएगा। सो किसका आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इसमें आंसर में देखिए कहीं दिया है, क्वेश्चन नंबर 80 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ या विश्व संघ। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन किसके समानांतर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मंच है, संयुक्त राष्ट्र संघ का, मतलब यूनाइटेड नेशन का। सो ये थे आपके 5 प्रश्न। आई होप आप सभी को पसंद आया होंगे। ऐसे मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।